प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम आवर्ती वितरण अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में आपने प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियों, द्वितीयक समंकों के स्रोत और इन्हें संकलित करने, एकत्रित करने, प्राप्त करने के विधियों और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जाना और संकलित तथ्यों या संख्यात्मक तथ्य जो हम प्राप्त करते हैं किसी भी रीति से, तो वो एक कच्ची सामग्री के रूप में होती है। उन्हें किस प्रकार से उनके गुणों या माप के आधार पर वितरित किया जाता है या वर्गों में बांटकर वर्गीकरण किया जाता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जाना। जब संकलित तथ्यों को उनके संख्यात्मक माप के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो फिर उन्हें वर्गों में बांटकर उनके आने की प्रवृत्ति के अनुसार वितरित किया जाता है, जिसे आवर्ती वितरण कहा जाता है। आवर्ती यानी आने की प्रवृत्ति, अर्थात किसी भी चर के संख्याओं के आने की प्रवृत्ति क्या है। मान लेते हैं कि कोई चर प्राप्तांक है या फिर भार के आंकड़े हैं, तो उसमें कोई भी संख्या कितनी बार आ रही है या किसी भी संख्या के आने की प्रवृत्ति कैसी है, उसके आने की प्रवृत्ति को जब व्यवस्थित कर क्रम में रखा जाता है तो इसे आवर्ती वितरण कहते हैं। और चूंकि कोई भी संख्या कितनी बार आई, इसलिए इसे बारंबारता भी कहते हैं। जब किसी भी चर से संबंधित संख्याओं को उनके आने की प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है तो लिखने के तरीके जो अपनाए जाते हैं उसके अंतर्गत मिलान चिन्हों यानी टैली बार्स का उपयोग भी किया जा सकता है। जब संख्यात्मक तथ्य कच्ची सामग्री के रूप में होते हैं तो उन्हें वर्गों में बांट लिया जाता है पहले, उसके बाद में उनके संख्यात्मक माप के आधार पर फिर उन्हें कोई भी संख्या कितनी बार आई है उसके आधार पर जितनी एक संख्या लिख दी जाती है और उसके बाद में उसके सामने कितनी बार आई है उसे टैली बार के माध्यम से, आड़ी रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। और इसी तरह से फिर दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या, और इस तरह से उनके आने की प्रवृत्ति टैली बार्स के रूप में उसके सामने लिख दी जाती है। और फिर अंत में उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है, प्रत्येक संख्या के आने की प्रवृत्ति अर्थात उसके आने की आवृत्ति कितनी है वह संख्या लिख दी जाती है। और ये जो जोड़ होती है यह टैली बार्स की जोड़ आगे लगा दी जाती है। मान लेते हैं कि कोई संख्या 3 बार आई है तो 3 टैली बार यानी कि 3 बार वो आड़ी रेखाएं खींची जाएगी और आगे फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दी जाएगी। जब तक 4 होती है तब तक आड़ी रेखाओं के रूप में टैली बार 4 तक खींचे जाते हैं, लेकिन 5 होते ही उन चारों आड़ी रेखाओं के क्रॉस में एक लाइन खींची जाती है जिसे 5 माना जाता है और फिर आगे फिर से वापस 1 से शुरू किया जाता है। इस तरह से टैली बार का उपयोग किया जाता है। और फिर जब इन चरों को व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, आवर्ती वितरण की जाती है, तो उसके 3 रूप हमें प्राप्त होते हैं। और उन रूपों के बारे में संक्षिप्त में हमने इसके पूर्व व्याख्यान में भी जाना था कि पहली जो श्रेणी है वो व्यक्तिगत श्रेणी है, दूसरी श्रेणी खंडित श्रेणी है और तीसरी श्रेणी सतत श्रेणी है। पहली व्यक्तिगत श्रेणी है। इसके अंतर्गत जब संख्याएं बिखरी हुई हो लेकिन वो किसी न किसी रूप में एक समूह में रखी जा सकती हो, अर्थात वो उनमें सजातीयता पाई जाती हो, तो वह व्यक्तिगत श्रेणी होती है। लेकिन इस व्यक्तिगत श्रेणी में कॉलम या रो एक ही होती है, अर्थात जो चर है उस चर से संबंधित जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को उसके आगे लिख दिया जाता है रो में, और कॉलम है तो उसके नीचे खड़े स्तंभ के रूप में दर्शा दिया जाता है। और इसकी रो या कॉलम एक ही बनती है, लेकिन यदि इन्हें हम क्रमांकों के साथ में, सीरियल नंबर के साथ में या फिर अनुक्रमांकों के साथ में रखते हैं तो इसके कॉलम 2 हो सकते हैं या रोज 2 हो सकती है। लेकिन रोज के अंदर या कॉलम्स के अंदर जो पहला कॉलम है, पहली पंक्ति है, वह अनुक्रमांक या
सीरियल नंबर से संबंधित होती है, जिसका अपने आप में यहाँ कोई औचित्य नहीं होता है। केवल और केवल मापन योग्य जो होते हैं वो द्वितीय पंक्ति में दिए हुए चर ही होती है, चर ही होते हैं, अर्थात उन चर से संबंधित संख्याएं होती है। और सांख्यिकी विधियों का विश्लेषण भी उन्हीं के आधार पर किया जाता है। केवल और केवल उनको व्यवस्थित करने के लिए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखने के लिए उन्हें क्रम दे दिए जाते हैं, अनुक्रमांक दे दिए जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया और उस परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 है। इन 100 में से उन 30 विद्यार्थियों ने 10 निम्नतम 10 अंक प्राप्त किए हैं और अधिकतम 90 अंक प्राप्त किए हैं। इनके बीच इन 30 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। किसी ने 30 किए, किसी ने 20 किए, तो किसी ने 50 किए, किसी ने 80 कर लिए, तो किसी ने 45 प्राप्तांक हासिल किए। इस तरह से 30 विद्यार्थियों ने प्राप्तांक है। और इन प्राप्तांकों को जब हम जमाते हैं तो हम जैसे उन्होंने प्राप्त किए हैं उसके अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे कि उनके अनुक्रमांकों के यानी रोल नंबर के साथ में या फिर क्रम संख्या के साथ में रख सकते हैं। तो ये ऊंचे नीचे हो सकते हैं, अर्थात कभी 30 हो सकते हैं तो कभी 50 हो सकते हैं, फिर से वापस 40 भी हो सकते हैं। इस तरह से हो सकते हैं, 1 से लेकर 30 तक के जो भी अंक आते हैं उनको हम व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, या बिना अनुक्रमांक या सीरियल नंबर के भी लिख सकते हैं। और जो प्राप्तांक होंगे यही हमारी वास्तविक श्रेणी होगी, यह व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। और दूसरी श्रेणी है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। ऐसे चर होते हैं जिनको खंडों में बांटा जा सकता है, अर्थात ऐसे कई चर होते हैं या संख्याएं अधिक मात्रा में होती है लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो उनको खंडों में विभाजित कर व्यवस्थित किया जा सकता है। जब हम ऐसी संख्याओं को चरों के अंदर रखते हैं और उनके पहले कॉलम में या पहली पंक्ति में उन पदों को लिख दिया जाता है जो मूल पद हैं, जो कि चर हैं, उनसे संबंधित संख्या हैं, उनको लिख दिया जाता है। और दूसरा जो कॉलम होता है या दूसरी जो पंक्ति होती है, उस पंक्ति के अंतर्गत उन मूल पदों के आने की प्रवृत्ति लिख दी जाती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है, आवृत्ति या बारंबारता जिसे हम कहते हैं। तो ये जो 2 कॉलम या 2 रो बने हैं, यह खंडित श्रेणी के उदाहरण हो सकता है। इसमें मैं उदाहरण दूंगा। पहले जो व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने उदाहरण दिया था कि 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में 100 में से अंक प्राप्त किए हैं। तो 100 में से अंक प्राप्त किए हैं और मिनिमम अंक 10 है किसी के, और मैक्सिमम कोई है ऐसा विद्यार्थी जिसने 90 अंक भी प्राप्त किए हैं। तो उनको 10 से लेकर 90 तक x यानी कि प्राप्तांक में लिख दिया जाएगा। लेकिन यदि पुनरावृत्ति है, मान लेते हैं 10 अंक प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति है, उसके बाद में 15 अंक प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति है या एक विद्यार्थी है, उसके बाद में 30 है सीधा, उसमें 2 विद्यार्थी है, 50 है, उसमें 3 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने 50 अंक प्राप्त किए, उसके बाद में 52 है जो कि 5 विद्यार्थी। इस तरह से अलग अलग संख्या से संबंधित आवृत्ति है, अर्थात विद्यार्थियों ने जिस अनुसार अंक प्राप्त किए हैं उनको उनके एक अनुसार जमा लिया जाता है। तो एक तरफ प्राप्तांक हो जाए और उससे संबंधित दूसरे कॉलम में आवृत्तियां हो जाए, यानी विद्यार्थियों की संख्या हो जाए। तो ये जो 2 कॉलम बनेंगे ये खंडित श्रेणी के होंगे। और यही खंडित श्रेणी जब हमने व्यक्तिगत श्रेणी में कहा था तो उनको सीधे सीधे लिख दिया जाता जैसा है वैसा, तो उनको वह व्यक्तिगत श्रेणी होगी। लेकिन इनको जब हम खंडित श्रेणी में जमाते हैं, अर्थात प्राप्त अंकों को एक साइड में लिखते हैं और उनके आने की प्रवृत्ति के साथ लिखते हैं, तो ये खंडित श्रेणी बन जाती है। अर्थात खंडित श्रेणी में 2 कॉलम या 2 रो होती है, 2 पंक्तियां होती है। पहले में चर होता है अर्थात मूल पद होता है, चाहे वो भार हो, चाहे प्राप्तांक हो, चाहे ऊंचाई, आयु, जो भी हो। और दूसरे कॉलम या दूसरी पंक्ति में उस मूल पद के आने की प्रवृत्ति लिख दी जाती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता लिख दी जाती है। तो यह खंडित श्रेणी कहलाती है। तीसरी श्रेणी है
अखंडित या सतत श्रेणी। अखंडित श्रेणी को सतत श्रेणी भी कहते हैं। सतत मतलब इसमें सततता रहती है, और अखंडित का मतलब ये है कि कई पद ऐसे होते हैं, कई चर ऐसे होते हैं जिन्हों को खंडों में नहीं बांटा जा सकता, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातारता बनी रहती है, सततता रहती है, तो उन्हें हम खंडों में न बांटकर वर्गों में बांटकर लिखते हैं, और उन वर्गों से संबंधित आवर्तियों को उसके अगले कॉलम में लिख देते हैं। अर्थात जब कोई भी संख्यात्मक तथ्य वर्गों में लिखकर उनसे संबंधित आवर्तियों के साथ लिखे जाते हैं तो ये सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी होती है। और इसमें 2 कॉलम या 2 पंक्तियाँ हो सकती है। अधिकतर इसको कॉलम में ही लिखा जाता है, जिससे वो दिखने में सुंदर दिखे और गणना में भी सरलता बनी रहे। तो पहला जो कॉलम होता है वह वर्ग या वर्गांतरों से संबंधित होता है, जिसमें क्लास इंटरवल जो कहते हैं, क्लास इंटरवल लिख दिए जाते हैं, वर्ग लिख दिए जाते हैं। और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित आवर्ती, अर्थात मान लेते हैं वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और उससे अगले कॉलम यानी फ्रीक्वेंसी में ये लिख दिया जाएगा कि 0 से 10 तक आने वाले आवृत्ति कितनी है या आने वाले पद कितने हैं, 10 से 20 में वर्ग में आने वाले पद कितने हैं या उनके संख्या क्या है, वो उसकी आवृत्ति में लिख दी जाएगी। इस प्रकार 2 कॉलम बनेंगे, पहला वर्ग का, दूसरा उसकी उससे संबंधित आवृत्ति का। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आवृत्ति वितरण है, तीसरी श्रेणी अखंडित या सतत श्रेणी है, यह सतत श्रेणी 2 रूपों में पाई जाती है। यहाँ मैं एक बार फिर स्ट्रेस देके कहना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह समझना आवश्यक है, जो भी सांख्यिकी के विद्यार्थी है या सांख्यिकी विधियों का सहारा लेना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे आवर्ती वितरण को अच्छे से समझें, ढंग से समझें। यदि वो इस आवर्ती वितरण को, इसकी पूरी प्रक्रिया को ढंग से समझता है और समझ लेता है कि यह प्रश्न जब वो परीक्षा में बैठता है या जब वो वास्तविक प्रायोगिक कुछ करना चाहता है, तो प्रैक्टिकली जब करेगा या फिर प्रश्न परीक्षा में करेगा, तो उस समय उसको देखना पड़ेगा कि यह प्रश्न किस वर्ग से संबंधित है, किस श्रेणी से संबंधित है। यदि वो श्रेणी समझ में आ गई तो उसके आधार पर सूत्र और विधि का उपयोग करते हुए सांख्यिकी माध्य ज्ञात किया जा सकता है। यदि उसने ढंग से नहीं समझा इन आवर्ती वितरण को, तो वह कोई भी सांख्यिकी माध्य, चाहे वो मध्य का हो, बहुलक हो, या फिर समांतर माध्य हो, या फिर द्वितीय श्रेणी के माप हो, चाहे वो प्रमाप विचलन हो, माध्य विचलन हो या चतुर्थक विचलन हो, जब वो ज्ञात करेगा तो उस समय यदि इसने आवर्ती वितरण को या श्रेणियों को ढंग से नहीं समझा है तो वो गलत सूत्र और गलत विधि लगा देगा, जिसके कारण से उत्तर गलत आएंगे। इसलिए ये जरूरी है विद्यार्थी के लिए कि वो इन तीनों श्रेणियों के बारे में अच्छी तरह से समझे। पहली व्यक्तिगत श्रेणी है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र अलग होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो और चाहे वो लघु विधि हो। ठीक इसी तरह से मध्य का ज्ञात करने के लिए सूत्र अलग होता है, बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र अलग होता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए सूत्र और विधि अलग होती है, खंडित श्रेणी के लिए सूत्र अलग होते हैं, और जो अंतिम सतत श्रेणी है उसके लिए सूत्र अलग होते हैं। बात कर रहे थे हम सतत श्रेणी की। सतत श्रेणी में दो प्रकार के वर्गांतर या 2 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है। पहली है समावेशी वर्गांतर या समावेशी श्रेणी। इसके अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि जो पहला कॉलम होता है, अर्थात जो वर्ग होते हैं, वह वर्ग इस तरह से वर्गीकृत किए गए होते हैं कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है, समान नहीं होती है। अर्थात इनमें कोई अंतर हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 1 का अंतर ही पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ मैंने x लिखा है, लेकिन x का मतलब यहाँ पे वर्ग है। वर्ग है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, यानी कि 0 से 9 पहला वर्ग है, और दूसरा वर्ग जो शुरू होता है 9 से शुरू न होकर 10 से शुरू हो रहा है, और तीसरा वर्ग जो दूसरा वर्ग समाप्त होता है 19 पे, वहाँ न होके अगले
संख्या से शुरू होता है या अगले स्तर से शुरू होता है। अर्थात यहाँ पे एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से अलग है, एक कम है, या फिर अगले वर्ग की सीमा एक अंक आगे से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि इससे संबंधित आवृत्ति जो इस वर्ग में समाहित है वही रहेगी, अर्थात समाहित यानी कि शामिल की जा सकती है। अर्थात प्रत्येक वर्ग के ऊपरी सीमा की जो सीमा है उससे संबंधित पद या उसके बराबर की संख्या को इसी वर्ग में शामिल किया जाएगा, इसी वर्ग में समाहित किया जाएगा, इसी वर्ग में समावेश किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम समावेशी श्रेणी है। और दूसरी श्रेणी है अपवर्जी वर्गांतर या अपवर्जी श्रेणी। इसके अंतर्गत दो कॉलम होते हैं, जिसमें पहला जो कॉलम होता है वो वर्ग है। इसमें भी मैंने x लिखा है, x का मतलब यहाँ पे वर्ग है, न कि मूल पद या फिर वेरिएबल। यहाँ पे जो वर्ग होते हैं वो इस प्रकार के वर्ग होते हैं कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के समान होती है, बराबर होती है, और दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा तीसरे वर्ग के निचले सीमा के बराबर होती है, समान होती है। अर्थात जहाँ से वर्ग खत्म होता है उसके आगे वाला वर्ग वहीं से फिर से शुरू होता है, फिर वो वर्ग जहाँ पे समाप्त होता है उसके आगे वाला वर्ग वहीं से शुरुआत होती है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, तो अगला होगा तो 40 से 50 होगा, फिर 50 से 60 होगा, फिर 60 से 70 होगा। इस तरह से वर्ग होता है। अब इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी जो आवृत्तियां होती है वो इस प्रकार लिखी जाती है कि 0 से 10 वर्ग या 10 का वर्ग जो है, इसमें 0 से लेकर 10 तक के जितने भी पद हैं वो सब शामिल होते हैं, लेकिन 10 जो एग्जैक्ट 10 होगा वो इसमें नहीं शामिल किया जाएगा और वो आगे के लिए छोड़ दिया जाएगा। अर्थात ऊपरी सीमा के लिए वर्जित है इसमें शामिल करना। अर्थात ऊपरी सीमा अपवर्जी यानी ऊपरी सीमा को इस वर्ग में शामिल करना वर्जित है। तो वो कहाँ जाएगी? वो अगले वर्ग में जाएगी। जैसे 0 से 10, तो इसका मतलब ये है कि यदि पद 1, 9, 10 है तो 1 और 9 तो इसी में आएगा, लेकिन 10 जो है पद वो अगले में आएगा, 10 से 20 वाले वर्ग में आएगा। इसी तरह से आगे के पद भी वर्गों में इसी प्रकार बांटे जाएंगे और इसीलिए इसका नाम अपवर्जी श्रेणी है। यहाँ मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को इन आवृत्ति वितरण के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही सांख्यिकी माध्यों का हल करना चाहिए या सांख्यिकी माध्यों की तरफ बढ़ना चाहिए, सांख्यिकी माध्य निकालना चाहिए। क्योंकि यदि ये तीनों आवृत्ति वितरण आपने समझ लिए तभी आप सही विधि और सही सूत्र का उपयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि यदि व्यक्तिगत श्रेणी है और उसमें समंक जो चर में जो संख्यात्मक तथ्य है वो ऊपर नीचे दिए हुए, अर्थात x जो है वो 50, फिर 30, फिर 52, फिर 55, फिर 60, फिर 45 इस तरह से है, तो यानी कि यहाँ पे न तो आरोही क्रम में जमा हुआ ना ही अवरोही क्रम में जमा हुआ। लेकिन यदि आप x बार ज्ञात कर रहे हैं अर्थात समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो इनको जमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यदि बहुलक भी ज्ञात कर रहे हैं तो भी आवश्यकता नहीं है कि उन्हें आप क्रम से जमाएं या फिर उन्हें पुनः व्यवस्थित करें। लेकिन यदि आप मध्यिका ज्ञात कर रहे हैं, यदि आप माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं जिसमें मध्यिका के सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आप चतुर्थक या चतुर्थक विचलन ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्तिगत श्रेणी के पदों को पुनः व्यवस्थित करना पड़ेगा, और चाहे वो आरोही क्रम में करें या फिर अवरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी कि आरोह मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखना, असेंडिंग ऑर्डर्स यानी कि 1, 2, 3, 4 ये असेंडिंग ऑर्डर्स, और यदि अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स यानी कि जैसे 1 से लेकर 10 तक है तो 10, 9, 8, 7 इस तरह से घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा, उसके बाद उसका हल किया जाएगा। और खंडित श्रेणी में जब भी प्रश्न होता है तो सूत्र और विधि का ध्यान रखते हुए उसको हल करना होता है। लेकिन खंडित श्रेणी में यह समस्या होती है कभी कभी कि दिखने में वो खंडित श्रेणी होती है लेकिन वह सतत श्रेणी की पूछ दी जाती है। अर्थात जब कभी भी प्रश्न में मध्यमान, मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, मिड वैल्यू ऐसा जब भी लिखा होता है
और x लिखा दिया जाता है आगे, और उसमें आगे ऐसे दिखने में लगती है कि ये खंडित श्रेणी का प्रश्न है और उससे संबंधित आवर्ती लिख दी जाती है। लेकिन ऐसा जब भी होता है तो वो खंडित श्रेणी की नहीं होती है। मध्यमान, मध्य बिंदु, सेंटर वैल्यू या सेंटर पॉइंट का मतलब होता है कि वो केंद्र का बिंदु है, अर्थात कोई न कोई दो सीमा है जिनके बीच का बिंदु है वो। तो उसके लिए उसे पहले वर्ग में बांटना पड़ेगा, फिर उसे हल करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से यदि प्रश्न सतत श्रेणी का है और उसमें यदि समावेशी श्रेणी है तो उसे पहले अपवर्जित श्रेणी में बदलना पड़ेगा, उसके बाद उसके हल किया जाए। अपवर्जित श्रेणी में बदलने का तरीका ये होता है कि जैसे वह प्रश्न, जैसे उदाहरण लेते हैं कि वर्ग हैं 0 से 9, 10 से 19, तो इसको अपवर्जित में यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 इस तरह की आवर्ती में किस तरह से बदला जा सकता है। इसको इस तरह से बदला जा सकता है कि प्रत्येक ऊपरी सीमा और उससे आगे वाले वर्ग की निचली सीमा में जो अंतर है उसको दो भागों में बांट दिया जाए। जैसे यहाँ पे 1 का अंतर है 9 और अगला वर्ग जो है वो 10 से शुरू हो रहा, अर्थात 10 और 9 में 1 का अंतर है, 19 और 20 में भी 1 का अंतर, अर्थात 1 का अंतर है। तो इस 1 को दो भागों में बांट दिया, अर्थात आधा आधा कर दीजिए, आधा हो गया। 2 को 2 भाग दिया, 1 में 2 का भाग दिया तो वो 0.5 हो गया या फिर आधा हो गया। तो आधे को छोटी सीमा में जोड़ना, सॉरी छोटी सीमा में घटाना और बड़ी सीमा में जोड़ना। जैसे 0 में आधा घटाएंगे तो -0.5 हो जाएगा, और बड़ी सीमा यानी कि 9 में आधा जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा। ये इसका पहला वर्ग होगा। दूसरा वर्ग होगा 10 में आधा घटाएंगे तो 9.5 और 19 में आधा जोड़ेंगे तो 19.5 हो जाएगा। अर्थात ये जो वर्ग बनेगा 9.5 से 19.5 होगा। अर्थात पहला वर्ग था -0.5 से 9.5 तक, और दूसरा वर्ग है 9.5 से 19.5, फिर तीसरा वर्ग हो जाएगा 19.5 से 29.5। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंतर समाप्त हो गया है वर्ग में, और प्रत्येक ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर हो गई है। अब इस प्रश्न को उचित विधि और सूत्र द्वारा हल कर दीजिए, सही होगा उत्तर और अंक भी पूरे मिलेंगे। अन्यथा आपको हो सकता है एग्जामिनर प्रोसेस के नंबर दे दे, बाकी आपका प्राप्तांकों पे इसका असर पड़ सकता है। इसलिए आवर्ती वितरण को समझकर सही विधि और सही सूत्र का उपयोग करते हुए प्रश्नों का हल करना चाहिए। आज इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।